अक्सर जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं ना, हाँ तो हम एक बहुत ही सटीक नतीजे की उम्मीद करते हैं। हाँ, बिल्कुल एकदम क्लियर कट जवाब चाहिए होता सबको। सही कहा। मतलब ये बिल्कुल किसी मशीन या इंजीनियरिंग की तरह है। जैसे अगर किसी के हाथ में दर्द है और वो एक्सरे करवाता है, तो मशीन में हड्डी के बीच की वो जो टूटी हुई सफेद लकीर है ना, वो बिल्कुल साफ दिख जाती है। और डॉक्टर बस स्क्रीन पर उंगली रखकर कह सकता है कि समस्या बिल्कुल इसी जगह पर है। बिल्कुल। ये एक ऐसा सच है जिस पर कोई बहस नहीं हो सकती। और मजे की बात यह है कि यही स्पष्टता ना इंसान के मन को एक अजीब सी तसल्ली देती है। क्योंकि हमें हर चीज को साफ साफ देखना और उन्हें अलग अलग डिब्बों में बांटना बहुत पसंद है। ये इंसानी फितरत है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम यही एक्सरे मशीन वाली सोच, मेरा मतलब है कि यही एकदम बाइनरी सोच मनोविज्ञान या हमारे व्यक्तित्व पर लागू करने की कोशिश करते हैं। हाँ, वहां ये एक्सरे मशीन पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है। एकदम से पूरा परिदृश्य बहुत ही जटिल और धुंधला सा हो जाता है। क्योंकि इंसान का दिमाग, उसकी भावनाएं या जो उसका व्यक्तित्व है ना, वो किसी मशीन के पुर्जे नहीं है जिन्हें किसी एक तयशुदा सांचे में फिट किया जा सके। और यहीं से आज की इस गहन चर्चा का, या कह लें कि इस डीप डाइव का सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। क्या हो अगर जिसे हम अपनी असली पहचान या अपनी ट्रू पर्सनैलिटी मानते हैं, क्या हो अगर वो केवल अतीत की लिखी हुई एक पुरानी कहानी भर हो? ये सच में एक बहुत ही चौंकाने वाला विचार है है। ना? जरा सोचने वाली बात है कि क्या सच में हमारा भविष्य हमारे अतीत से तय होता है? आज का हमारा मिशन इसी जटिल सवाल की तह तक जाना है। और आज हमारे पास बेंजामिन हार्डी की किताब पर्सनैलिटी इजंट परमानेंट है, जो इस धारणा को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ फेंकती है। बिल्कुल। हम सब बचपन से यही सुनते आए हैं कि इंसान का व्यक्तित्व जन्म से ही तय होता है या पत्थर की लकीर होता है। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। हाँ, क्योंकि विज्ञान और मनोविज्ञान के जो आधुनिक शोध हैं, वो लगातार इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि इंसान का व्यक्तित्व कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं है। मतलब हम कोई मूर्ति नहीं है जिसे एक बार तराश दिया गया तो वो जीवन भर वैसी ही रहेगी। एकदम सही। इसके बजाय हम हमेशा बदलने वाले एक वर्क इन प्रोग्रेस हैं। और ये जो एक भ्रम समाज में फैला हुआ है ना, कि इंसान की पर्सनालिटी हमेशा के लिए फिक्स्ड है, ये भ्रम लोगों को अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने से रोकता है। ये एक तरह का अदृश्य पिंजरा है जो लोगों को उनके ही अतीत में कैद कर देता है। तो चलिए इस पिंजरे वाले ढांचे पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। अगर सच में बदलाव मुमकिन है, तो फिर लोग इतने सालों तक खुद को एक ही सांचे में क्यों बांधे रखते हैं? क्योंकि वो आसान होता है। मतलब कॉर्पोरेट जगत से लेकर कॉलेज कैंपस तक लोग वो मायर्स ब्रिग्स या कलर कोड जैसे पर्सनालिटी टेस्ट्स देते हैं, और उसके बाद उन नतीजों को अपनी पहचान बनाकर अपने माथे पर किसी टैटू की तरह चिपका लेते हैं। हाँ, लोग अपने आप को लेबल्स दे देते हैं। जैसे समाज में अक्सर ऐसे वाक्य सुनने को मिलते हैं कि मैं तो एक इंट्रोवर्ट हूँ, मुझसे लोगों के बीच नहीं बोला जाएगा, या मैं एक टाइप ए पर्सनालिटी हूँ, मुझसे धैर्य की उम्मीद मत रखो। ये मनोविज्ञान का एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो थोड़ा चिंताजनक पहलू भी है। लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये लेबल्स उन्हें एक अपनाई हुई पहचान या अडॉप्टेड आइडेंटिटी दे देते हैं। अपनाई गई पहचान, थोड़ा समझाएंगे इसे? मतलब दिमाग हमेशा ऊर्जा बचाना चाहता है और किसी डिब्बे में फिट हो जाना सबसे आसान काम है। आपको खुद पर मेहनत नहीं करनी पड़ती। अच्छा, मतलब एक बहाना मिल जाता है कि मैं तो ऐसा ही हूँ। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि ये कोई वैज्ञानिक फैक्ट्स नहीं है। अगर उसी मायर्स ब्रिग्स टेस्ट की ही बात की जाए, जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा मशहूर है, तो ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि इसे बनाने वालों का मनोविज्ञान से कोई लेना देना ही नहीं था। एक मिनट, सच में? हाँ, कैथरीन ब्रिग्स और उनकी बेटी इसाबेल मायर्स, जिन्होंने ये टेस्ट बनाया था, उनका मनोविज्ञान या साइकियाट्री में कोई फॉर्मल बैकग्राउंड या डिग्री नहीं थी। ये तो बहुत ही अजीब बात है। मतलब जिस टेस्ट के आधार पर आज बड़ी बड़ी कंपनियां लोगों को नौकरी पे रखती हैं या निकाल देती हैं, उसे बिना किसी वैज्ञानिक ट्रेनिंग के बनाया गया था। बिल्कुल। उन्होंने इसे किसी साइकोलॉजिकल लैब में नहीं, बल्कि अपने घर के ड्राइंग रूम में डिजाइन किया था। अरे बाप रे! और आज ये एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। हाँ, आज ये एक $2 बिलियन की ग्लोबल इंडस्ट्री बन चुका है। लेकिन इसके पीछे का विज्ञान बेहद कमजोर है। ये बस बार्नम इफेक्ट पर काम करता है। बार्नम इफेक्ट वो क्या होता है?
इसमें होता ये है कि लोगों को लगता है कि ये साधारण से नतीजे बिल्कुल उनके लिए ही लिखे गए हैं। ओहो, इसका मतलब ये हुआ कि लोग उन लेबल्स को जी रहे हैं जिनका कोई ठोस आधार ही नहीं है। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे न्यूज़पेपर के आखिरी पन्ने पर छपे राशिफल को जीवन का अंतिम सच मान लिया जाए। एकदम सटीक उदाहरण है। और इस अंधे विश्वास का असर कितना खतरनाक हो सकता है, इसके लिए बेंजामिन हार्डी ने अपनी किताब में खुद की कहानी साझा की है। अच्छा, उनके साथ क्या हुआ था? कॉलेज के दिनों में उनके और उनकी होने वाली पत्नी लॉरेन के बीच एक कलर कोड नाम का टेस्ट करवाया गया था। वो भी एक पॉपुलर टेस्ट है। हाँ, तो उस टेस्ट के नतीजों ने हार्डी को वाइट पर्सनालिटी वाला घोषित किया, यानी ऐसा इंसान जो शांत है, पैसिव है और जिसमें कोई खास महत्वाकांक्षा नहीं है। और उनकी पत्नी लॉरेन का क्या नतीजा आया? लॉरेन रेड थी, यानी बहुत एम्बिशियस, लीडरशिप वाली और एक्शन लेने वाली। जब लॉरेन के परिवार ने यह नतीजा सुना तो उन्हें लगा कि यह शादी एक आपदा साबित होगी। सिर्फ एक टेस्ट के आधार पर? हाँ, परिवार को लगा कि यह वाइट पर्सनालिटी वाला इंसान जिंदगी में कभी पैसे नहीं कमा पाएगा और न ही परिवार की जिम्मेदारी उठा पाएगा। ये एक भयानक स्थिति है। मतलब सिर्फ कुछ सवालों के जवाबों पर आधारित एक बेतरतीब टेस्ट के कारण किसी इंसान की पूरी जिंदगी और उसके रिश्तों का फैसला कर लिया गया। बिल्कुल, एक कागज के टुकड़े ने लगभग 2 लोगों को हमेशा के लिए अलग कर दिया था। और आज उनकी सच्चाई क्या है? मजेदार सच्चाई ये है कि आज हार्डी और लॉरेन खुशी खुशी शादीशुदा हैं, उनके 5 बच्चे हैं और हार्डी एक बेहद सफल लेखक, उद्यमी और मनोवैज्ञानिक हैं। वाह! यानी उनका जीवन उस वाइट पर्सनालिटी वाले लेबल के बिल्कुल उलट है। पूरी तरह से। और इस बदलाव को विज्ञान भी पूरी तरह से सपोर्ट करता है। स्कॉटलैंड में एक बहुत ही अद्भुत और लंबी स्टडी हुई थी। मैंने इसके बारे में थोड़ा सुना है। ये शायद दुनिया की सबसे लंबी पर्सनालिटी स्टडीज में से एक है ना? हाँ, ये 63 साल तक चली थी। रिसर्चर्स ने 14 साल के कुछ बच्चों की पर्सनालिटी का बारीकी से टेस्ट लिया। और फिर 63 साल बाद जब वे बच्चे 77 साल के बुजुर्ग हो गए, तब उनका दोबारा बिल्कुल वही टेस्ट लिया गया। 63 साल का गैप। अमूमन हम सोचते हैं कि इंसान की मूल आदतें या उसका कोर तो वैसा ही रहता होगा। तो इतने दशकों बाद क्या नतीजा निकला? यही तो इस रिसर्च की सबसे बड़ी खोज थी। 14 साल और 77 साल की उम्र के बीच उनकी पर्सनालिटी में कोई भी समानता नहीं बची थी। जरा भी नहीं? नहीं। रिसर्चर्स ने खुद ये माना कि दोनों नतीजों के बीच जरा सा भी कनेक्शन या कोरिलेशन नहीं था। इसका सीधा मतलब है कि इंसान समय, हालात और जीवन के अनुभवों के साथ पूरी तरह से एक नया इंसान बन जाता है। बिल्कुल नया इंसान। यहाँ मनोविज्ञान के एक पुराने नियम पर सवाल उठाना जरूरी लगता है। अगर ये पर्सनालिटी टेस्ट्स झूठे हैं और ये भी साबित हो गया है कि इंसान बदल जाता है, तो फिर अतीत का इतना खौफ क्यों है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। मतलब हमारा अतीत हमें इतना क्यों जकड़े रहता है? अगर अतीत परिभाषित नहीं करता तो अक्सर देखा जाता है कि लोग सालों साल एक ही तरह की गलतियां दोहराते हैं। हाँ, ये पैटर्न अक्सर दिखता है। मुझे हैरी पॉटर का वो मशहूर दृश्य याद आ रहा है जहां डम्बलडोर हैरी से कहते हैं कि हमारी क्षमताएं नहीं बल्कि हमारे चुनाव ये तय करते हैं कि हम असल में कौन हैं। तो क्या इंसान बार बार वही पुराने चुनाव नहीं करते जो उनके अतीत से जुड़े होते हैं? ये बहुत विचारणीय बिंदु है। इस पैटर्न के पीछे एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक अड़चन है जिसे कॉजल डिटर्मिनिज्म कहा जाता है। कॉजल डिटर्मिनिज्म, आसान भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? आसान भाषा में इसका मतलब है ये मान लेना कि जीवन में जो कुछ भी आज हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि अतीत में कुछ हुआ था। जैसे किसी ने बहुत पहले डोमिनो का पहला पीस गिरा दिया और अब बाकी सारे पीस बस अपने आप गिरते जा रहे हैं। एकदम सही एनालॉजी है। इंसान को लगता है कि उसका उन पर कोई कंट्रोल नहीं है। शेक्सपियर के नाटक द टेम्पेस्ट की एक मशहूर लाइन अक्सर दोहराई जाती है, पास्ट इज प्रोलॉग, यानी अतीत ही भविष्य की प्रस्तावना है। हाँ, और ये लाइन साहित्य से निकलकर लोगों की रोजमर्रा की सोच में बस गई है। लोग इसे ही सच मान बैठे हैं। लेकिन हार्डी इसका कड़ा और तार्किक खंडन करते हैं। उनका कहना है कि अतीत सिर्फ एक घटना थी, वो कोई पहचान नहीं है। घटना थी, पहचान नहीं, ये बहुत शक्तिशाली बात है। हाँ, और जो लोग अपने व्यवहार को लगातार दोहराते हैं वो इसलिए नहीं कि उनकी पर्सनैलिटी फिक्स्ड है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपने अतीत से बाहर निकलने का चुनाव नहीं कर रहे हैं। मतलब वो अतीत को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, ये एक तरह का रक्षा तंत्र या डिफेंस मैकेनिज्म है।
ताकि उन्हें भविष्य में कुछ नया, अनजान या चुनौतीपूर्ण न करना पड़े। ये बहुत गहरी बात है। मतलब लोग बदलाव के दर्द और अनिश्चितता से बचना चाहते हैं, इसलिए वो अपने ही अतीत का शिकार होने का नाटक करते हैं। इस बात को साबित करने के लिए किताब में टकर मैक्स एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। टकर मैक्स, उनकी एक काफी विवादित किताब आई थी ना? हाँ, 2006 में उनकी किताब आई थी, आई होप दे सर्व बियर इन हेल। ये किताब और उनका उस समय का जीवन बहुत ही विवादित था। हाँ, मैंने सुना है उसके बारे में। उस वक्त उनकी पूरी पहचान एक गैर जिम्मेदार, हमेशा नशे में रहने वाले और महिलाओं के प्रति अजीबोगरीब व्यवहार करने वाले इंसान की थी। उनका अतीत ऐसा था जिसे कोई भी सभ्य इंसान अपनाना नहीं चाहेगा। तो ऐसे इंसान के लिए तो उस बदनामी से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन रहा होगा। क्या वो उसी छवि के साथ बंधे रहे? यही इस कहानी का टर्निंग पॉइंट है। उन्होंने अपने उस विवादित अतीत को अपना भविष्य नहीं बनने दिया। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुद पर काम किया, थेरेपी ली और अपनी सोच को पूरी तरह से बदला। आज वो एक बहुत ही सफल पब्लिशिंग कंपनी के संस्थापक हैं और एक जिम्मेदार फैमिली मैन हैं। ये तो सच में 180 डिग्री का बदलाव है। हार्डी समझाते हैं कि जब इंसान सच में आगे बढ़ता है तो सिर्फ उसका भविष्य नहीं बदल पा, बल्कि उसके अतीत का अर्थ या मीनिंग भी बदल जाता है। अतीत का अर्थ बदल जाता है? हाँ, इसे मनोविज्ञान में गैप से गेन की ओर जाना कहते हैं। ये गैप और गेन का सिद्धांत क्या है? थोड़ा विस्तार में बताएंगे? गैप में जीने का मतलब है हमेशा उस खालीपन को देखना कि क्या कमी रह गई या अतीत में क्या क्या बुरा हुआ। जहां इंसान खुद को बस एक विक्टिम या पीड़ित की तरह देखता है, राइट? बिल्कुल। लेकिन गेन में जीने का मतलब है अपने उसी बुरे अतीत को एक कीमती सीख की तरह देखना। मतलब ये सोचना कि उस मुश्किल अनुभव ने मुझे क्या सिखाया। हाँ, अतीत की घटनाएं कभी नहीं बदलती, लेकिन आज खड़े होकर हम उन्हें क्या मतलब देते हैं वो पूरी तरह से हमारे हाथ में है। ये सच में नजरिया बदल देने वाला विचार है। अतीत कोई लोहे की जंजीर नहीं है, बल्कि एक इन्फॉर्मेशन है। बिल्कुल सही कहा, इन्फॉर्मेशन है। तो जब ये साफ हो गया कि अतीत की बेड़ियों को तोड़ा जा सकता है, तो स्वाभाविक रूप से अगला सवाल ये आता है कि फिर एक नया इंसान बनता कैसे है? यही सबसे दिलचस्प हिस्सा है। अगर पर्सनालिटी फिक्स नहीं है और अतीत भी भविष्य तय नहीं कर रहा है, तो फिर ये कैसे तय होगा कि कल कोई क्या बनेगा? इसका जवाब बहुत ही सीधा लेकिन बेहद शक्तिशाली है। इंसान अपनी मौजूदा पर्सनालिटी या अपनी आज की आदतों के आधार पर फैसले नहीं लेता। अच्छा, तो फिर कैसे लेता है? इसके बिल्कुल विपरीत, इंसान जो लक्ष्य तय करता है और उन लक्ष्यों के प्रति जो संकल्प या कमिटमेंट दिखाता है, उससे उसकी पर्सनालिटी का निर्माण होता है। ये बात तो पुरानी धारणा को पूरी तरह से पलट देती है। बिल्कुल पलट देती है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, इसलिए मैं स्टेज पे जाऊंगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि पहले लक्ष्य आता है और पर्सनालिटी उसके पीछे पीछे खुद को ढाल लेती है। बिल्कुल। मैं इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझने की कोशिश करती हूँ। मान लीजिए कोई इंसान जो बहुत आलसी है, वो जिम जाने का संकल्प लेता है। हाँ, बहुत आम उदाहरण है। जब वो लगातार जिम जाता है, तो वो सिर्फ अपनी मांसपेशियों का आकार नहीं बदल रहा होता। रोज सुबह 5 बजे उठकर पसीना बहाने से उसकी अपनी सेल्फ इमेज या खुद को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। उसका अनुशासन बदल जाता है। हाँ, जो इंसान खुद को आलसी मानता था, वो अब खुद को एक अनुशासित एथलीट मानने लगता है। या फिर कोई पब्लिक स्पीकिंग सीख रहा है। शुरुआत में हाथ कांप सकते हैं, हाँ, लेकिन बार बार स्टेज पर जाने से वो सिर्फ बोलना नहीं सीखता, बल्कि वो अंदर से एक लीडर बन जाता है। मतलब काम करते करते इंसान अंदर से बदल जाता है। ये जिम और पब्लिक स्पीकिंग की एनोलॉजी बिल्कुल सटीक है। हाँ, इंसान अपने एक्शन से अपनी नई पहचान को तराशता है। किताब में एंड्री नॉर्मन की कहानी इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है। एंड्रे नॉर्मन, उनकी क्या कहानी है? एंड्रे जब 14 साल के थे तो उन्होंने ट्रम्पेट बजाना छोड़ दिया था। ट्रम्पेट बजाना छोड़ना, सतह से देखने पर तो ये किसी भी टीनेजर का एक बहुत ही आम सा फैसला लगता है। सुनने में ये आम गत्रा है, लेकिन इस एक फैसले ने उनके जीवन में एक भयानक खालीपन पैदा कर दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? संगीत छूटने के बाद उनका ध्यान भटक गया, वो गलत संगत में पड़ गए और अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। हालात इतने बिगड़े कि उन्हें 14 साल के लिए जेल की सजा हो गई। बाप रे, सिर्फ एक छोटे से फैसले से इतना बड़ा भटकाव। और दिलचस्प बात यह है कि जेल पहुंचकर भी उनकी जो मौजूदा पर्सनैलिटी थी, उसने उसी माहौल के हिसाब से काम किया।
मतलब जेल में भी उन्होंने अपनी पहचान को उसी तरह ढाल लिया। हाँ, जेल में उनका लक्ष्य सबसे खतरनाक और खूंखार कैदी बनना था, ताकि कोई उन्हें दबा न सके। तो वहां भी वो बस अपने आसपास के माहौल के हिसाब से एक नई लेकिन नकारात्मक पहचान अपना रहे थे। बिल्कुल। लेकिन फिर एक दिन उसी अंधेरी जेल के अंदर उन्हें एक जीवन बदलने वाला पल या आहा मोमेंट मिला। वो पल क्या था? उन्होंने अचानक एक बिल्कुल नया और उस वक्त के हिसाब से एक असंभव सा लक्ष्य तय किया। मुझे जेल से निकलकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाना है। क्या एक खूंखार कैदी जो 14 साल की सजा काट रहा है, वो दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी हार्वर्ड जाने का लक्ष्य बना रहा है? ये सुनने में अजीब लगता है ना? ये बात प्रेरणादायक तो है, लेकिन बहुत अव्यवहारिक या इम्प्रैक्टिकल भी लगती है। यही तो लक्ष्य की असली ताकत समझ आती है। इसी एक कमिटमेंट ने आंद्रे की पूरी पहचान को जड़ से हिला दिया। कैसे? हार्वर्ड जाने के लक्ष्य के कारण उन्हें अपने सोचने का तरीका बदलना पड़ा। उन्होंने जेल के अंदर ही कानून और पढ़ाई करना शुरू किया। उन्हें अपने गुस्से पर भी काबू पाना पड़ा होगा। बिल्कुल। उन्हें अपनी आक्रामकता पर काबू पाना पड़ा, क्योंकि एक खूंखार कैदी हार्वर्ड नहीं जा सकता था। उनका शरीर, उनकी भाषा, उनके फैसले, सब कुछ उस लक्ष्य के हिसाब से ढलने लगा। और क्या वो सच में हार्वर्ड गए? हाँ, सजा पूरी होने के बाद वो सच में हार्वर्ड गए, वहां फेलोशिप पूरी की, और आज वो दूसरों को अपराध की दुनिया से बाहर निकालने में मदद करते हैं। वाह, लक्ष्य ने उस इंसान को पूरी तरह से नया जन्म दे दिया। बिल्कुल। इस कहानी से ये स्पष्ट होता है कि जो हम बनना चाहते हैं वो भविष्य की तस्वीर हमारे आज को बदल देती है। वैनेसा ओब्रायन का उदाहरण भी इसी बात की पूरी तरह से पुष्टि करता है। उनका सफर कैसा था? 2009 तक वैनेसा एक टिपिकल आत्मकेंद्रित टाइप ए कॉर्पोरेट महिला थी। उनका पूरा जीवन सिर्फ अपने करियर, बैंक बैलेंस और कॉर्पोरेट दुनिया की सीढ़ी चढ़ने तक सीमित था। मतलब दुनिया में क्या हो रहा है इससे उन्हें कोई खास मतलब नहीं था। कोई मतलब नहीं था। कॉर्पोरेट दुनिया में ऐसी पहचान बहुत आम है। फिर ऐसा क्या हुआ जिसने उनके इस फिक्स्ड व्यक्तित्व को तोड़ दिया? 2008-9 की भारी आर्थिक मंदी ने उनके जीवन में ठहराव ला दिया। कॉर्पोरेट रेस अचानक बेमानी लगने लगी। तो फिर उन्होंने क्या किया? तब उन्होंने एक ऐसा लक्ष्य चुना जो उनकी पुरानी पर्सनालिटी से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। माउंट एवरेस्ट फतेह करना। एक कॉर्पोरेट महिला और माउंट एवरेस्ट, ये तो जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, पहाड़ों पर चढ़ने की वो भयानक जद्दोजहद, -डिग्री का तापमान, टीम के सदस्यों पर निर्भरता और प्रकृति के सामने इंसान के छोटेपन का एहसास, इन सब ने उन्हें अंदर तक बदल दिया। वो पूरी तरह से बदल गई। 2019 तक आते आते वो सिर्फ एवरेस्ट ही नहीं, K2 जैसी जानलेवा चोटी फतेह करने वाली पहली अमेरिकी ब्रिटिश महिला बन गई। अरे वाह! और आज वो पहाड़ों पर क्लाइमेट चेंज को लेकर रिसर्च करती हैं और एक परोपकारी इंसान बन चुकी हैं। कॉर्पोरेट वाली वैनेसा और आज की वैनेसा में कोई समानता नहीं है। ये सारी बातें सुनने में बहुत प्रेरणादायक लगती हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत ही गहरी और थोड़ी डरावनी सच्चाई सामने आती है। वो क्या? अगर भविष्य का संकल्प लेना या कोई नया लक्ष्य बनाना इतना ही चमत्कारी है, तो लोग अक्सर वापस अपनी पुरानी आदतों में क्यों गिर जाते हैं? हाँ, ये बहुत आम समस्या है। मतलब नया साल आता है, लोग जिम जाने का संकल्प लेते हैं, लेकिन फरवरी आते आते वो वापस सोफे पर बैठकर जंक फूड खा रहे होते हैं। बिल्कुल। लोग टॉक्सिक रिश्तों से बाहर निकलते हैं, लेकिन फिर किसी नए इंसान के साथ वही पुराना पैटर्न दोहराते हैं। ऐसा क्यों होता है? इस सवाल का जवाब उस चीज में छिपा है जिसे हम ट्रॉमा, हमारी अंदरूनी कहानी और हमारा अवचेतन मन या सबकॉन्शियस कहते हैं। ट्रॉमा। जब ट्रॉमा की बात आती है तो लोग अक्सर युद्ध, भयानक एक्सीडेंट या किसी बहुत बड़े हादसे की कल्पना करते हैं। हाँ, लोगों को लगता है कि ट्रॉमा हमेशा बहुत बड़ा होता है। लेकिन मुझे लगता है कि बचपन की छोटी छोटी घटनाएं भी हमें उम्र भर के लिए डरा सकती हैं। ये एकदम सही आकलन है। मनोविज्ञान में सिर्फ बड़े हादसे ही नहीं, बल्कि छोटे छोटे माइक्रो ट्रॉमा या रोजमर्रा की शर्मिंदगी भी इंसान की कल्पना और उसके आत्मविश्वास को अंदर से लकवा मार देती है। लकवा मार देती है। इसका कोई उदाहरण? रोजाली की कहानी इसे बहुत अच्छे से स्पष्ट करती है। रोजाली जब बच्ची थी तो स्कूल की एक आर्ट क्लास में टीचर ने उसे पूरी क्लास के सामने बुरी तरह डांट दिया था। और शायद कहा होगा कि तुम्हारी ड्राइंग बहुत खराब है। बिल्कुल यही कहा था। एक बच्चे के लिए पूरी क्लास के सामने शर्मिंदा होना किसी पहाड़ टूटने से कम नहीं होता। और उसका असर ये हुआ कि उस एक पल की शर्मिंदगी ने रोजाली के मन में हमेशा के लिए ये कहानी लिख दी कि वो कभी आर्टिस्ट नहीं बन सकती। वो कहानी उसके दिमाग में बैठ गई। वो बड़ी हुई, लेकिन जब भी उसके सामने रंग या कैनवास आता,
उसका अवचेतन मन उसे तुरंत उस बचपन की क्लासरूम वाली शर्मिंदगी में वापस खींच लेता था। ये तो बहुत दुखद है। एक और उदाहरण जेन का है। जेन को वाटर स्कीइंग के दौरान एक हादसे का सामना करना पड़ा था। उस वक्त उसने अपने डर और अपनी भावनाओं को पूरी तरह से दबा दिया। उसने किसी से इस बारे में बात नहीं की? नहीं। अमूमन लोग मजबूत दिखने के लिए ऐसा ही करते हैं। लेकिन इसका नतीजा बहुत भयानक हुआ। वो अनसुलझा मानसिक डर उसके शरीर में, उसके पैर में एक पुराने और दर्दनाक शारीरिक दर्द के रूप में बस गया है। शारीरिक दर्द? हाँ, सालों तक वो डॉक्टरों के चक्कर लगाती रही, लेकिन उस शारीरिक दर्द का असली कारण मानसिक था। ये सुनकर मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है, और ये बहुत ही अहम है। क्या हमारा शरीर ही हमारा अवचेतन मन बन जाता है? ये मनोविज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक है। मतलब क्या? जो भावनाएं हम दिमाग में नहीं सुलझा पाते, वो हमारे शरीर में घर कर लेती हैं? बिल्कुल। हार्डी यहाँ डॉक्टर बेसल वेंडरकोल की मशहूर किताब द बॉडी कीप्स द स्कोर का संदर्भ देते हैं। हमारा शरीर सचमुच हमारी भावनाओं का आदी या एडिक्टेड हो जाता है। भावनाओं का आदी? वो कैसे? जब कोई इंसान सालों तक लगातार तनाव, डर या दुख महसूस करता है, तो उसके शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनालाइन जैसे स्ट्रेस केमिकल्स लगातार रिलीज होते रहते हैं। तो शरीर इन केमिकल्स का एक तरह से नशा करने लगता है? एकदम सही। समय के साथ शरीर इन रसायनों का इतना आदी हो जाता है कि जब जिंदगी में शांति आती है, तो शरीर को वो शांति खतरनाक या अजीब लगने लगती है। अच्छा, मतलब शरीर कहता है कि मुझे वो पुराना स्ट्रेस वापस चाहिए। हाँ, इसलिए इंसान जानबूझकर मतलब अवचेतन रूप से ऐसे फैसले लेने लगता है जो उन पुरानी भावनाओं को वापस ला सके। इसे अवचेतन मन का लूप कहते हैं। इसको अगर रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखें तो ये बात बहुत सटीक बैठती है। कैसे? कई बार जब किसी की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, कोई तनाव नहीं होता, तो वो अचानक बिना बात के अपने पार्टनर से झगड़ा कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। या फिर सोशल मीडिया पर डूम स्क्रॉलिंग करने लगते हैं ताकि कोई बुरी खबर पढ़कर उन्हें तनाव महसूस हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका शरीर उस जाने पहचाने स्ट्रेस को मांग रहा होता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। इंसान का शरीर उस पुराने दर्द को वापस बुलाने के लिए खुद ही हालात बिगाड़ने लगता है। तो फिर बदलाव कैसे आएगा? जब तक ये अंदरूनी कहानी और ये केमिकल लूप नहीं टूटता, तब तक सिर्फ विल पावर या इच्छा शक्ति के भरोसे जीवन नहीं बदल सकता। तो इस अदृश्य जाल से बाहर कैसे निकला जाए? रोजाली या जेन जैसी स्थिति जहां शरीर और मन दोनों अतीत में अटके हैं, उससे आजादी कैसे मिले? इसके लिए हार्डी एम्पैथेटिक विटनेस की बात करते हैं। एम्पैथेटिक विटनेस यानी कोई हमदर्द गवाह? हाँ, इसका मतलब है एक ऐसा इंसान खोजना, चाहे वो कोई करीबी दोस्त हो, जीवन साथी हो या एक प्रोफेशनल थेरेपिस्ट हो, जो आपको जज किए बिना आपकी पुरानी कहानी को गहराई से सुने। जो बिना किसी फैसले के बस सुनने के लिए मौजूद हो। जो आपको उस घटना के दौरान महसूस हुए दर्द को समझने में मदद करे और फिर उस घटना को एक गेम की तरह देखने का नजरिया दे। मतलब उस घटना से क्या सीखा, उस पर फोकस करें। जब दर्दनाक भावनाओं को सुरक्षित माहौल में बाहर निकाला जाता है, तो उनका जहरीला असर शरीर से खत्म होने लगता है। ये बहुत ही भावुक और जरूरी प्रक्रिया है। लेकिन चलिए इस चर्चा को थोड़ा और प्रैक्टिकल दिशा में ले चलते हैं। बिल्कुल। मान लीजिए किसी ने अपनी कहानी को सुलझा लिया, अपना लक्ष्य भी बना लिया, लेकिन रोजमर्रा की भागदौड़ में जहां हर दिन पुरानी आदतें हमें अपनी तरफ खींचती हैं, वहां इस बदलाव को कैसे टिकाए रखा जाए? ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि इच्छा शक्ति तो किसी बैटरी की तरह होती है ना, जो शाम तक खत्म हो जाती है। हार्डी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अकेले इच्छा शक्ति से कोई लंबी लड़ाई नहीं जीती जा सकती। अगर कोई सिर्फ अपने दिमाग से लड़ रहा है तो उसकी हार तय है। तो फिर असली ताकत कहाँ है? बदलाव की असली ताकत इंसान के आसपास के माहौल या एनवायरनमेंट में होती है। इंसान का पर्यावरण उसके अवचेतन मन से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। क्या कोई ऐतिहासिक या प्रैक्टिकल उदाहरण है जो इस एनवायरनमेंट की ताकत को आसानी से समझा सके? मशहूर अमेरिकी पेंटर जेम्स विस्लर का उदाहरण इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाता है। उन्होंने क्या किया था? जब विस्लर अपनी मास्टरपीस पेंटिंग बना रहे थे, जिसे विस्लर्स मदर भी कहा जाता है, तो उन्हें पता था कि उनका कलाकार दिमाग दूसरे चमकीले रंगों की तरफ आकर्षित हो सकता है। हाँ, कलाकारों का ध्यान तो जल्दी भटकता है रंगों की तरफ। इसलिए उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से लड़ने के बजाय अपने माहौल को बदल दिया। कैसे बदला?
उन्होंने अपने स्टूडियो से हर वो चीज हटा दी जिसमें कोई चमकीला या ब्राइट रंग था। अच्छा, मतलब लाल या पीला रंग। हाँ, पूरे कमरे को ऐसा डिजाइन कर दिया जहां सिर्फ डार्क और ग्रे रंग ही मौजूद हों। उन्होंने अपने माहौल को ही अपने लक्ष्य का हिस्सा बना दिया ताकि वो बिना भटके काम कर सकें। ये बहुत ही चालाकी भरा कदम था। इसे मैं इस तरह से देखती हूँ, ये ऐसा है जैसे कोई इंसान किसी बिल्कुल नए शहर या नए देश में जाकर बस जाए जहाँ उसे कोई नहीं जानता। बिल्कुल, ये बहुत सटीक तुलना है। उस नए शहर में आपकी पुरानी पहचान का या लोग आपके बारे में क्या सोचते थे, इसका कोई दबाव नहीं होता। आप एकदम फ्री महसूस करते हैं। हाँ, वो पुराना माहौल जो आपको एक खास तरीके से बर्ताव करने पे मजबूर करता था, वो अब है ही नहीं। अचानक से आप एक नए इंसान की तरह व्यवहार करने लगते हैं। क्योंकि आपको जज करने वाला कोई पुराना व्यक्ति वहां नहीं है। आप ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करते हैं क्योंकि वहां कोई आपको ये याद दिलाने वाला नहीं है कि आप पहले कितने शर्मीले या असफल थे। आपका नया माहौल डिफॉल्ट रूप से आपके नए फैसले तय करने लगता है। ये नए शेर वाली एनालॉजी बहुत ही शानदार है। जब आसपास का माहौल बदल जाता है तो इंसान अनजाने में ही खुद को बदल लेता है। और आज के समय में माहौल का मतलब सिर्फ जगह नहीं है ना। नहीं, आज के डिजिटल युग में ये पर्यावरण सिर्फ भौतिक कमरा नहीं है। इंसान का वर्क प्लेस, उसकी डिजिटल आदतें, उसका फोन, उसके सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस और उसके दोस्त, ये सब मिलकर एक अदृश्य आर्किटेक्चर बनाते हैं। और यही आर्किटेक्चर हर दिन उसकी पहचान को आकार देता है। बिल्कुल। अगर भविष्य बदलना है तो एक ऐसा माहौल बनाना होगा जो फ्यूचर सेल्फ के अनुकूल हो, ना कि पुराने पास सेल्फ के। तो आज की इस पूरी गहन चर्चा को अगर हम समेटें तो सबसे शक्तिशाली बात जो उभर कर आती है वो ये है कि कोई भी इंसान किसी पर्सनैलिटी टेस्ट के छोटे से डिब्बे या लेबल के अंदर बंद रहने के लिए नहीं बना है। इंसान का दिमाग कोई फिक्स्ड कंप्यूटर कोड नहीं है। बिल्कुल। इंसान का अतीत चाहे वो कितना भी दर्दनाक, शर्मनाक या उलझा हुआ क्यों ना हो, वो कभी भी उसका भाग्य तय नहीं करता। असलियत ये है कि हमारा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम आज अपने लिए कितना बड़ा लक्ष्य चुनते हैं, खुद को अपने अतीत की कौन सी नई कहानी सुनाते हैं और अपने आसपास एक कैसा सकारात्मक माहौल बनाते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत एक सच्चे कमिटमेंट से होती है। जब कोई अपनी फ्यूचर सेल्फ के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाता है तो उसकी वर्तमान पर्सनैलिटी अपने आप उस सांचे में ढलने लगती है। अपने ही अतीत के बंधनों से आजाद होना ही एक इंसान की सबसे बड़ी और असली आजादी है। यह एक बेहद ही सशक्त विचार है। तो चलिए आज की इस डीप डाइव को एक ऐसे विचार के साथ विराम देते हैं जो शायद किसी को भी देर तक सोचने पर मजबूर कर दे। जरूर। शुरुआत में बात हुई थी कि जिसे इंसान अपनी परमानेंट पहचान मानता है, हाँ। वो शायद सिर्फ एक पुरानी और आउटडेटेड कहानी है। बस एक कहानी है। तो जरा सोचने वाली बात है, अगर कल सुबह उठकर जीवन में एक बिल्कुल नए फ्यूचर सेल्फ का किरदार निभाने का मौका मिले, जहां पुराने अतीत का कोई बोझ ना हो, कोई पुरानी शर्मिंदगी ना हो और कोई भी सीमा ना हो, तो वो नई शुरुआत कैसी दिखेगी? क्या उस नई कहानी का पहला पन्ना आज इसी पल से लिखा जा सकता है?